हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत टाइम बाद, आई थिंक कई साल बाद, मैंने दोबारा कोशिश की है कि कुछ वीडियोस के माध्यम से दोबारा आप तक आऊँ। और शायद मेरा आज का जो मुद्दा है वो 2024 का इलेक्शन है। 2024 के इलेक्शन की बिसात तो बीत चुकी है और मोदी जी का यूएस विज़िट और इजिप्ट विज़िट इसका एक जीता जागता प्रमाण है कि अब हर पार्टी अपनी जोर लगाने पे लगी है। पटना में हुई बैठक भी इसका एक प्रमाण है। लेकिन मुझे इस बात को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि मोदी का विरोध करते करते ये विपक्षी पार्टियां कब देश का विरोध करने लगती हैं, इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव ट्वीट और नेगेटिव वीडियोस मैंने देखे ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मोदी जी इन यूएसए। तो ऐसा नहीं लगता है कि मोदी का विरोध करना एक तरफ है और उसका विरोध करते करते देश के विरोध पे उतर आना। एक बड़ी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं रागनी नायक, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा वो 1957 में जब जवाहरलाल नेहरू यूएस गए थे तो 45 मिनट में 257 क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो आप सोच सकते हैं 10.5 सेकंड में एक क्वेश्चन को सुनकर उसका आंसर भी उन्होंने कर दिया। मतलब बेतुके बयान देना, उसका ना सिर होना ना पैर होना। अभी हमें डिफेंस डील की, हमने हमें ड्रोन मिले जिससे हम अपने हिंद सागर में अब चाइना के ऊपर और नज़र रख पाएंगे, हमारी निगरानी बढ़ेगी। जो हमारे तेजस विमान बन रहे हैं उसका इंजन अभी तक हम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी बनाने की, वो 80% टेक्नोलॉजी यूएस शेयर करने पे राज़ी हुआ, वो डील साइन हुई। वो सब इन लोगों के लिए कोई मायने रखती है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और उसके अलावा भी हमने कई सारे एग्रीमेंट किए। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की यूएस की कंपनियां इंडिया में आएंगी और वो इन्वेस्ट करेंगी। और हमारी भी कुछ कंपनियां यूएस जा रही हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। अभी रिसेंटली ही आईफोन आ गया है जो 25% अपना प्रोडक्शन इंडिया में करेगा। तो ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों किसी को भी दिखती नहीं है। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, अमेरिका में टमाटर 300 रुपये किलो बिक रहा है। हर चीज़ के रेट हमसे ज़्यादा हैं। $4 तक वहाँ पेट्रोल चला गया था अभी, और अभी भी 3.25 3.5 के आसपास है। तो जिस तरीके से वहाँ महंगाई है, जिस तरीके से वहाँ बैंक्स बंद हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ मंदी आ रही है, उसका कंपैरिजन में इंडिया कितना बढ़िया है। लेकिन ये सब हमारे यहाँ शायद कोई देखना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता। उनका टॉपिक ही कुछ अलग है, कुछ विचार ही अलग हैं। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों करने लगते हैं, देश के लोगों का विरोध क्यों करने लगते हैं। और तो और आजकल डिबेट्स इतनी मज़ेदार हो गई हैं, मैं बहुत सारी डिबेट्स देखता हूँ। अगर उस डिबेट्स में आई हुई ऑडियंस अगर विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछ ले, उनकी नीयत पे सवाल उठा दे, उनकी नीति पे सवाल उठा दे, तो वो तो आजकल ऑडियंस को, जनता को ही कह देते कि ये तो मोदी के लोग हैं। मतलब आजकल जनता को भी टारगेट बना दिया है। कोई एंकर किसी भी विपक्षी पार्टी से कोई सवाल पूछ ले, उनके फ्यूचर पीएम किस लेके सवाल पूछ ले, उनके जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पे के कुछ सवाल पूछ ले, तो उनका एक ही एजेंडा, तुम तो गोदी मीडिया हो, तुम तो गोदी मीडिया हो। आपको नहीं लगता कि मोदी का विरोध एक तरफ और देश का विरोध एक तरफ और ऊपर से जनता का अपमान एक तरफ, 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या, मतलब लगता नहीं क्या क्या नहीं किया जा रहा है। अभी राहुल गांधी यूएस गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा सो कॉल्ड डिफेंडर ऑफ द डेमोक्रेसी कम टू इंडिया एंड डिफेंड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। मतलब वो लोग हमें हमें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएंगे, वो लोग जिनके यहाँ खुद डेमोक्रेसी नहीं है, जिनके यहाँ खुद उनकी सरकारें जो हैं वो स्थायी नहीं हैं। अभी ब्रिटेन में क्या हुआ हम सब ने देखा है। हालांकि वहाँ पे एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसका सरकारी स्थिरता कितनी है, राजनीतिक स्थिरता कितनी है, इस बात का प्रमाण है वो। चाइना में क्या होता है हम सब जानते हैं, रशिया में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसके क्या इफ़ेक्ट दुनिया पे पड़ रहे हैं वो भी हम जानते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का विपक्ष को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यूक्रेन और रशिया वॉर से मुझे एक चीज़ याद आई कि अभी हमने मौके पे चौका मार दिया, लेकिन विपक्ष इसके बाद इस बारे में बात भी करना पसंद नहीं करेगा। यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से सैंक्शन लग गए रशिया पे, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए।
ठीक है? अब उस सैंक्शंस की वजह से यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया, तो इंडिया ने रशिया से तेल लिया, यहाँ पे रिफाइन किया और बेचना शुरू कर दिया। आपको पता है कि कितना मोटा प्रॉफ़िट इंडिया ने इस वॉर से भी कमा लिया, लेकिन हम वो सब देख नहीं पा रहे हैं। तमाम सैंक्शन के बाद भी हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। उसके लिए कोई वर्तमान सरकार की पीठ ठोकने को तैयार नहीं है। उस पे भी ब्लेम गेम चलता रहता है। तो ये समझना और ये कहना कि राजनीतिक स्थिरता कितनी ज़रूरी है, ये शायद हम और देशों को देख कर सीख नहीं पा रहे हैं। अभी हमने कितने ही देश देखे जो भुखमरी की हालात से गुज़र रहे हैं, जो बेरोज़गारी की इंतहा है वहाँ पर, जहाँ वहाँ पानी को पीने को पानी भी नहीं बचा। श्रीलंका अभी हमने रिसेंट में देखा कैसे वहाँ हालात थे। वहाँ पे इंडिया ने ही हेल्प किया, इंडिया ने ही खाद्यान्न पदार्थ बेचे भाई कि चलो खाने की व्यवस्था तो वहाँ हो पाए। अफ़गानिस्तान एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे भी लोग भागे-भागे मिले। मतलब डर का, खौफ का ऐसा माहौल है कि प्लेन के ऊपर बैठ के लोगों ने सफ़र कर लिया और गिर के मर गए। आप समझिए वहाँ पे लोगों को रहने से अच्छा ऐसे रिस्क लेके मरना ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन नहीं भाई, इंडिया तो बहुत बुरा है और ख़ैर मैं पाकिस्तान की तो बात करूँगा ही नहीं। वो तो एक ऐसा देश है जो आटे की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है? तो इसीलिए मैंने ऐसे देशों का एग्ज़ाम्पल दिया जिनको समृद्ध माना जाता था। अभी अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में भी भयंकर महँगाई है और वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ पे जो इस समय शरणार्थियाँ घुसे हुए हैं और जो हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम कितने सेफ़ हैं, हम कितने सिक्योर हैं, हमारे रोज़गार कितने सिक्योर हैं और हम दिन पे दिन ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में हमसे कोई बात नहीं करेगा और ना ही इनको कोई कंपैरिज़न करेगा। हम कंपैरिज़न किससे करेंगे? साहब यूएसए में ना उनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी ज़्यादा है, तो भाई प्रति व्यक्ति आय 9-10 साल में नहीं बन जाती है। 1947 से ये देश आज़ाद हो गया, उसके बाद से लेकर आपने जहाँ आज इनकम छोड़ी थी, उसके बाद से ही उसका कंपैरिज़न किया जाएगा। लेकिन नहीं, साहब वो अमेरिका की महँगाई इसलिए वैलिड नहीं है, सही नहीं है क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। मतलब पता नहीं मापने का कौन-सा तरीका है। और अभी एक रिसेंट में जब ये विपक्षी पार्टियाँ एकता की मीटिंग चला रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। चलिए मान लेते हैं भारतीय भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, बहुत बड़ी भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट हैं। लेकिन अभी तक मुझे बात समझ में नहीं आई, ये जो पटना में मीटिंग हुई, उस पटना में जिस अलायंस के अंडर में मीटिंग हुई यानी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, उसमें से लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हैं। चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जेल जा चुके हैं और अभी बाहर हैं, पेरोल पे हैं अपने स्वास्थ्य के कारण। ठीक है? स्वास्थ्य सही ना होने के कारण अभी बाहर हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, चारा घोटाले में भ्रष्टाचारी साबित हो चुका है, उसको भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे। फिर एग्ज़ाम्पल देंगे हिमंता विश्व शर्मा, नारायण राणे और भी ने कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल गिनाते रहते हैं। तो भाई ये तो कन्विक्टेड भी नहीं है। अभी तो इनके ऊपर कोई कोर्ट का निर्णय भी नहीं आया है। अभी तो प्रक्रिया चल रही है इनके ऊपर, केसेस चल रहे हैं, दोषी साबित भी नहीं हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति दोषी साबित हो चुका है, जो व्यक्ति कोर्ट के द्वारा सज़ा पाया हुआ है, वो व्यक्ति जो पैरोल पे सिर्फ़ स्वास्थ्य कारणों से बाहर है, उसके साथ आप खड़े हैं। उसकी पार्टी के साथ आप खड़े हैं, ठीक है? तो ये कैसा न्याय है? ये कैसा तर्क है? इस तर्क के बारे में किसी व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं है। एक ऐसी वो महाधूर्त अरविंद केजरीवाल, वो कहता रहता है चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। चलो मान लेते हैं भई मोदी जी की डिग्री फ़र्ज़ी है, मोदी जी ही फ़र्ज़ी हैं, चौथी फ़ेल हैं, सब मान लेते हैं। वो जो बट 9वीं फ़ेल उप मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव, उसके गले में तो तुम जो कर रहे हो, गले में हाथ डाल के नाच रहे हो, उसका क्या? उससे नहीं पूछते हो भाई तू 9वीं फ़ेल बना हुआ है उप मुख्यमंत्री, ये क्या तू प्रदेश चलाएगा? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं विपक्ष के, विपक्षी पार्टियों के, ये मुझे लगता है जनता इस बार समझ रही है और समझेगी भी आने वाले चुनाव में। हालाँकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है, विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है, पर हमारे यहाँ विपक्ष ना विपक्ष नहीं है, हमारे यहाँ विपक्ष जो है एक परिवार का समूह है। ये ऐसा एक परिवार का समूह है जो अपने-अपने बच्चों को सेटल करने में लगा हुआ है। सिर्फ़ अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके बच्चे सेटल हो जाएँ, ताकि इनकी रोटी चलती रहे, इनके जो काले कारनामे इन्होंने किए हैं, वो खुले ना और सिर्फ़ इसीलिए ये लोग साथ आए हैं। वरना इनको साथ आने के लिए आज तक साथ नहीं आए। तो
तो ये अब क्या साथ आते। लेकिन अब मजबूरी ये है कि जनता जो है वो अपना नेता स्वयं चुन रही है। प्रधानमंत्री के नाम पे सारे वोट पड़ रहे हैं, इसीलिए ये लोग साथ आए हुए हैं। और राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा पे ना जाने कितने केसेस हैं, और लालू प्रसाद तो है ही कन्विक्टेड, नीतीश कुमार पे बहुत सारे केसेस हैं। तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ इसीलिए एक तरफ हैं ताकि किसी तरीके से सत्ता हाथ में आ जाए, और कैसे भी हो सत्ता अपनी रहनी चाहिए, सरकार तो हमारी ही चलनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए ये लोग लगे पड़े हैं। आज अगर मैं हाईवेज़ की बात करूं तो मुझे लगता नहीं है कि हाईवेज़ के ऊपर कोई उँगली उठा सकता है। नितिन गडकरी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। हर जगह रोड्स बन रही हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हाँ, कुछ मुद्दे विपक्ष के सही हो सकते हैं, जैसे बिजली, पानी, महँगाई, बेरोज़गारी, ये मुद्दे बन सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों पे फ़ोकस ही नहीं है। फ़ोकस किस पे है? फ़ोकस अपनी दोहरी राजनीति पे है, दोहरे मापदंडों पे है, और सत्ता किसी भी हाल में हाथ में आ जाए उस पर है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हिमाचल का। हिमाचल में कहा गया था कि सरकार बनेगी तो भाई बिजली पानी सस्ता करेंगे और आपको पेंशन देंगे, किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। तो भाई जैसे ही सरकार बनी, 3 रुपए वैट बढ़ा दिया था। तो ये दोहरे मापदंड हैं, पेंशन मिल नहीं रही है, 15,000 लोगों को अभी तक उनकी सैलरी नहीं मिली है हिमाचल के अंदर, खजाना खाली। तो इतनी बुरी स्थिति है कि आप फ्रीबीज़ कब तक देंगे? ऐसे ही फ्रीबीज़ का हाल कर्नाटक में है। कर्नाटक में जैसे ही इन्होंने कहा था कि आपको 10 किलो चावल देंगे, महिलाओं को बस में सफ़र फ्री कराएँगे। सफ़र फ्री के नाम पे याद आया, अभी बस के अंदर मार-मार के कंडक्टर ने महिलाओं को उतार दिया कि हम फ्री यात्रा नहीं करा पाएँगे। अभी रिसेंट की बात है। तो इस तरीके की हरकतें वहाँ हो रही हैं, और फिर दूसरा जब चावल की बात आई तो कहा वो केंद्र सरकार हमें चावल नहीं दे रही है। यार वादा तुमने किया, राज्य सरकार ने वादा किया, तो केंद्र सरकार चावल क्यों देगी? केंद्र सरकार तो वो चावल देगी जो गल्ले का पहले से आता था। 10 किलो अतिरिक्त चावल का वादा तो आपका था, लेकिन नहीं। तो वहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार को ब्लेम किया जाएगा। तो हर जगह ये जो फ्रीबीज़ हैं इनके बलबूते पे सरकार आ सकती है, कुछ टाइम रह भी सकती है, लेकिन बहुत लंबा नहीं चल सकती है। और अगर ऐसे ही हम फ्रीबीज़ के आधार पर हम अपनी सरकारें चुनते रहे तो बहुत जल्दी हमारी हालत श्रीलंका से भी बुरी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी कंपनी या कोई भी घर फ्रीबीज़ पर अपनी सेविंग्स को ख़त्म कर के नहीं चल सकता है। आपको भी एक लोन ले मिलने की भी एक लिमिट होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे, और नए रोज़गारों का सृजन कहाँ से करेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनाएँगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा, और केंद्र सरकार को भी सोचना होगा कि वो क्यों ना इसके ऊपर कोई कानून लेके आएँ। तो इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में अब ये सारे मुद्दे हावी रहने वाले हैं। हाँ, उससे पहले एक चुनाव में मुद्दा और गरमा गया है, वो है यूसीसी का, यानी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। इसका मसौदा लॉ कमीशन ने तैयार करने के लिए हम सबसे आम पब्लिक से सुझाव माँगे हैं। तो उस पे सुझाव बहुत भयंकर तरीके से पब्लिक रिस्पॉन्स भी कर रही है, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जो कि भारतीय राजनीति को भारतीय राजनीति की क्या दशा होने वाली है, क्या दिशा होने वाली है, ये भी तय करेगा, और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, ये 2024 में हमें देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि जहाँ तक अभी तक जो सर्वेज़ आ रहे हैं और जो अभी तक जनता का मूड, देश का मूड दिख रहा है, उसमें 2024 में नरेंद्र मोदी साफ-साफ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हालाँकि कुछ ऐसा हो जाए कि विपक्ष कुछ ऐसा कर पाए, कोई ऐसे मुद्दे लेके आ पाए जो पब्लिक का मूड बदलने वाले हों, तो शायद कहानी कुछ और हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी और या नीतीश कुमार या फिर ये जो अघोषित चेहरे हैं पीएम के, ये पीएम मटेरियल तो हैं नहीं। इन विपक्षी पार्टियों को जल्दी कोई अपना ऐसा नेता चुनना पड़ेगा, जो जिसके फेस पर, जिसके दम पर वो जनता से वोट माँगे और ये समझाने में कामयाब हो जाए कि हम एक अच्छी सरकार देंगे, अच्छा शासन देंगे, और आपसे किए वादों को निभा पाएँगे। क्रेडिबिलिटी की कमी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए।